नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। शाखा लालगंज विकासखंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसान का धान क्रय केंद्र किया जा रहा था। विनोइंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, झरना आदि मौजूद थे। 15,000 कुंतल के सापेक्ष केवल अभी तक 100 कुंतल खरीद की गई थी। मार्केटिंग इंस्पेक्टर लालगंज को निर्देशित किया गया कि एसडीएम ने किसानों से संपर्क स्थापित कर खरीद बढ़ाएं ताकि किसानों का धान बिचौलिया खरीद ना पाए। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अभियान चलाकर भदोली निकट करतालपुर, आजमगढ़, गंगटिया निकट पुलिस लाइन आजमगढ़, संजरपुर तथा कटघर गोपालपुर सिधारी आजमगढ़ से कुल 8 दूधवालों से दूध के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। हाँ, भाजपा प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर मैदान में कूद गई है, तो वही कुछ मीडिया भी इस घटना को मीडिया की आज़ादी पर हमले की बात करें। वही पत्रकार दो खेमे में बटे हुए हैं। एक तरफ जहाँ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, तो वही अब यह मुद्दा गांव में पहुंच चुका है। वहाँ पत्रकार संगठन भी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली के प्रेस क्लब और संसद भवन के सामने पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पत्रकारों का कहना है कि तानाशाही के खिलाफ बात जो नहीं खड़ा होगा, कल निरंकुश सरकार। आज पत्रकारों को, मीडिया को आवाज उठानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप खामोश हैं तो कल आप सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। आज महाराष्ट्र में किसने उठाया यहाँ पर उसको मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है जहाँ लोग चलते हैं, संविधान से चलता है। संविधान से चलेगा। आज हम सबके सामने खड़े हैं। प्रांगण में गुरुवार को नगर के संभ्रांत लोगों के बीच पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कस्बा निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष समाजसेवी विजय शंकर राय ने बुधवार सुबह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हमला करने के लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि एक सम्मानित पत्रकार के साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार करना और उसके घर में घुसना पूरी तरह से अन्याय है। श्री राय ने बैठक के बाद अर्नब गोस्वामी पर पुलिस द्वारा जो मारपीट हुई, उसमें अर्नब गोस्वामी को शांति के लिए 5 घंटा दुर्गा पाठ भी किया गया। अर्नब गोस्वामी जी को, जो राष्ट्रवादी चैनल है जिसमें सबसे हिंदुस्तान के माने जाने पत्रकार संपादक भी हैं जी, उनके साथ जो ये हुआ बहुत अन्याय हुआ। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश की स्थिति सब लोग बता भी रहे हैं कि नहीं इनके साथ अन्याय हुआ। चूँकि 6 बजे जा कर के जिस तरह से बगैर किसी प्रूफ के ये लोग उनको गिरफ्तार किए और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में इन्होंने रखा है जी। वो भी जिस गाड़ी में अपराधी जाते हैं उस गाड़ी से ये लोग ले गए हैं जी। ये बहुत ही उनके साथ अन्याय हुआ। पूरा देश खुद देख रहा है इस बात को। हम तो ये चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रपति जी से भी हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी करूँगा, देश के सभी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं प्रार्थना करूँगा कि अर्नब जी का साथ दें। और चूँकि ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सुशांत जी की लड़ाई हो, चाहे दिशा सालियान की लड़ाई हो, चाहे वो
हाथरस की लड़ाई हो, चाहे जिस भी लड़ाई को उन्होंने लड़ा, उसका सब उस समय अफरा तफरी मच गई जब भाजपा बूथ अध्यक्ष खुदादातपुर लल्लूपुर पुत्र मुन्नर के घर पर फरिया चौकी प्रभारी अपने दलबल के साथ पहुंचे और उनके पड़ोसी हंसा से जो आबादी की जमीन का काफ़ी दिनों से मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, उसी को कब्जे के लिए और चौकी प्रभारी ने लल्लू भाजपा बूथ अध्यक्ष को चौकी पर लाकर बंद कर दिए और विवाद के बाद नायब तहसीलदार और हल्का लेखपाल को लेकर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई, जिसमें भाजपा बूथ अध्यक्ष की पत्नी को सर में काफ़ी चोटें आई हैं। तो चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न पुलिस भी अपनी कार्रवाई में बिल्कुल तत्पर है। आपको बता दें कि थाना जैनपुर की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 2 अदद तमंचा 315 बोर व 4 अदद कारतूस 315 बोर के साथ 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो थाना मुबारकपुर की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना महराजपुर पुलिस की, तो थाना महराजपुर की पुलिस ने भी मारपीट में चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो थाना तैबरपुर की पुलिस ने भी थाना साइबर का टॉप 10 अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई पुलिस की गिरफ्तारी से पुलिसिया द्वारा हुई इस कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में आए दिन आने वाले त्यौहार लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करता रहता है। इसी क्रम में महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए प्रसिद्ध त्यौहार करवा चौथ का व्रत महिलाओं और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करता दिखाई दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाया, तो वही व्रत के कारण बाजारों में भी रौनक दिखाई पड़ी। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में आए और खरीदारी की। सुहागिन महिलाएं ने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर प्रार्थना की और चांद देखने के बाद ही पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत को पूर्ण किया। सुहागिनों ने एकत्र होकर करवा चौथ की पूजा कर यह त्यौहार मनाया। सुहागिनों ने करवे को अच्छी तरह सजाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए मनोकामना की। करवे का पूजन करने के अवसर पर त्यौहार मनाए जाने की कथा भी सुनी। महिलाओं ने करवे की पूजा करने के बाद एक दूसरे को मेहंदी भी लगाई। सुहागिनों ने बताया कि करवा चौथ की कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। चांद की पूजा करने के बाद सुहागिनों ने अपने पति को चलने से दीदार किया। देर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद व्रती महिलाओं ने उनका दर्शन कर पूजा किया। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत को खोला। व्रत को लेकर पति पत्नी काफ़ी उत्साहित थे। फोटो सेशन भी खूब हुआ। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक पति पत्नियों की पूजा पाठ का फोटो एक दूसरे को भेजा जा रहा था। करवा चौथ हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें हम पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं और पति को भगवान के रूप में मानते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन हम चंद्रमा को अर्घ देकर चलनी में पति का दर्शन करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। उनकी कार्रवाई समाप्त हुई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के ब्रजेश राय के घर से रामरतन के घर तक राजस्व ग्राम जमीन फरेंदा तहसील सगड़ी, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम जमीन में गई तहसील सगड़ी, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम अक्षयवट तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर से नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में हुए पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल्स की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके तहत जनपद के 18 कंटेनमेंट जोन से हॉटस्पॉट की कार्रवाई समाप्त हुई है। सभागार में जिला एकीकरण समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि 19 नवंबर 2020 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके साथ ही जनपद के महान विभूतियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में महामहिम पंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अल्लामा बिस्मिल्लाह लोमानी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कैफी आजमी का जन्मदिन उल्लासपूर्वक मनाए जाने पर बल दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कैफी आजमी का जन्मदिन मनाए जाने का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द एवं भाईचारा की बुनियादी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस एकीकरण समिति को जिंदा रखने के लिए समाज के हर क्षेत्रों से लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने भी कहा कि इस समिति में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए।
ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। तो वही किसानों का कहना है कि हम लोग अपना सामान मार्केट में अपना सब्जी बेचने लाते हैं तो उसका दाम भी हमको नहीं मिलता है। तो ये माफिया दलाल किस मिलों के द्वारा किसानों को हाईजेक कर उनके सामानों को उचित मूल्य भी नहीं दिया था। वहीं किसान महासभा का कहना है कि हम लोग लगातार इस मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी के तहत 15 सूत्री मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कहा इम्तियाज बैग ने, सुनवाते हैं आपको। इम्तियाज बैग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। आज किस मांग को लेकर आप विज्ञापन दे रहे हैं? आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा पूरा देश, कहीं चक्का जाम है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं मीटिंग है, कहीं जाम है, पूरे देश में आज हो रहा है। और ख़ास तौर से किसानों की जो 3 कानून बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया था उसके वापस करने के लिए क्योंकि वो किसान विरोधी है। किसान के तमाम ज़मीनों को बेचने का, किसानों के फसल का कोई गारंटी नहीं है और उपभोक्ताओं को भी लूटने का। उसके उदाहरण के तौर पर आप देख लें, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 रुपये 5 रुपये किसानों से मई जून के अंदर प्याज खरीदी गई और आज प्याज उपभोक्ताओं को 80 और 85 और 75 रुपये में बेची जा रही है। किसानों की ज़मीन सस्ते में लेने की साजिश की जा रही है, किसानों को बेदखल करने की। तो आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, जिसमें अतुल कुमार अंजान, बाम शेख के दूसरे लोग हैं, और 26-27 को पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली को जाम करेंगे, जंतर मंतर को जाम करेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे। 26-27 2 दिन इन्हीं सवालों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश किसान सभा पूरे उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ में भी हम लोग धरना प्रदर्शन इस सवालों को लेकर कर रहे हैं और जाकर डीएम को। दीपावली व डाला छठ के मद्देनजर गुरुवार को पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने पालिका के सफाई निरीक्षक व सफाई नायकों के साथ बैठक करके सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की योजना बनाई। इस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि किसी भी स्थिति में युद्ध स्तर पर लगकर हर साल से बेहतर इस बार साफ सफाई की जाएगी। श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा नगर पहले से साफ सफाई के मामले में अव्वल है, बावजूद इसके हमें चुप बैठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने दीपावली व डाला छठ का त्यौहार है, इसके मद्देनजर प्रकाश व्यवस्था पहले से ही काफी व्यवस्थित की जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि सफाई व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया जाए। दीपावली से पहले यदि कहीं पर कचरा है तो उसे वहां से हटवा दिया जाएगा। साथ ही हर गली मोहल्लों को साफ सुथरा करके चुनाव छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही डाला छठ के मद्देनजर सभी घाटों पर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से चमका दिया जाएगा। डाला छठ के अवसर पर इन रास्तों पर अलग से प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही घाटों की भी बेहतर साफ सफाई की जाएगी तथा सभी घाटों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होगी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दीपावली और डाला छठ के दिन पालिका के सफाई कर्मी पूरे शहर का दौरा करते नजर आएंगे। यदि कहीं पर भी उन्हें गंदगी दिखलाई दिया तो उसे तत्काल साफ सुथरा करके देखने लायक बना दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने आए वकील चौरसिया ने प्रदेश महासचिव कहा कि भारत के 16 में जनगणना व जन भागीदारी से जन कल्याण मुहिम के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में क्रम संख्या 13 में दर्ज किए गए वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना का जिक्र किया गया है, जबकि लंबे समय से पिछड़ा वर्ग की जनगणना पूर्ण रूप से ही नहीं सही हो पा रही है, जिससे इनकी भी जनसंख्या के आधार पर सामाजिक शैक्षणिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जा सके। ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि भारत की जनगणना वर्ष 2021 अनुसूचित में पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित कर जनगणना किए जाने हेतु संबंधित को प्रभावी आदेश देने व कृत्य कार्रवाई की जाने की मांग की। और चौरसिया ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो हम सभी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा वकील चौरसिया ने, आपको सुनवाते हैं। वकील चौरसिया, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। क्या मामला है? क्या कुछ कार्य? देखिए, पूरे देश में आज जातीय जनगणना हो रही है। आज 16वीं जनगणना हो रही है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र है, लेकिन लंबे समय से पिछड़े समाज की जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमारी 52% आबादी है पिछड़ों की, इसकी सही जनगणना हो करके जो हमारा हक है, जितने हमारी संख्या है उस हिसाब से हमको भागीदारी मिले और पिछड़ों जिस तरह से अनुसूचित जाति की जनगणना हो रही है, जनजाति की हो रही है, उस तरह से पिछड़े समाज की पूर्ण रूप से जनगणना हो, उसमें उसका भी जिक्र, पिछड़े समाज का जिक्र इसमें होना चाहिए जनगणना में। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या रणनीति होगी? मांग अगर नहीं पूरी होगी तो निश्चित रूप से आज तो हमें आदेश है
राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ है कि पूरे प्रदेश में आज हम लोग जिला मुख्यालय पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय के, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी होगी तो हम लोग इसके लिए आगे सड़क पदार्थों के निर्माण व तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जेल पुलिस द्वारा नकली अपमिश्रित शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर कुल 11 पेटी में 500 सीसी अवैध देसी शराब, केमिकल एवं नकली रैपर, पैकिंग मशीन व अन्य उपकरण तथा आल्टो कार बरामद किया है। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देश के क्रम में TSI कौशल पाठक द्वारा शहर के ज्योति निकेतन स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात व मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूक किया गया। साथ ही पंपलेट का वितरण किया गया तथा यातायात उल्लंघन करने वाले 60 वाहनों का चालान चालान के माध्यम से किया गया। तीन दिन प्रचार प्रसार में जोरों से जुटे गए। वही पाचपट्टी विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र नया टोला, हरिनगर सहित अन्य गांवों में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों से जनसंपर्क किया। तो वहीं पूजा देवी पूनम देवी ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान पूरे बोखड़ा प्रखंड से सभी जात समुदाय के लोगों का अपार समर्थन रेखा गुप्ता को प्राप्त हो रहा है। तो ये बाजपट्टी से अगर जीत कर आते हैं तो मैं सबसे पहले इनका बाजपट्टी विधानसभा में जो स्थानीय मुद्दा है उस पर काम करूंगा, ऐसा कहना है प्रत्याशी का, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ कॉलेज निर्माण करने का काम करेंगे। साथ ही देखा जा रहा है कि बाजपट्टी में सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बाबत महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अच्छा है, ईमानदारी नेता है, कर्मठ है, समाज सेवी है। अच्छा भरोसा है, लेकिन 15 साल से रही, आज तक कुछ भी किया हम जनता के लिए। जनता से ही वो उम्मीदवार है, उम्मीदवार होकर जनता को नहीं देख रही है, ये तो कष्टदायक वाली बात है ना। इसलिए आप लोग आएगी, क्योंकि देखिए ये भी जो है एक महिला है और हम लोग भी महिला है, और महिला की तरफ से हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग को इतना अपने आप पर निर्भर मतलब डिपेंडेंट है कि हम ये ज़रूर करेगी। उस पर क्या नहीं भरोसा है? वो तो देखिए रहे हैं वर्तमान में क्या की है, नहीं की है। बहुत सारा पब्लिक भी बोल रहा है कि कुछ नहीं की है, ऐसे वैसे बहुत सारा बात सब उभर कर खड़ा हुआ है। नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती अराजकता और SC, ST, OBC के लोगों पर लगातार हो रहे हिंसात्मक को हमले पर रोक लगाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल करे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से लगातार ब्राह्मणों एवं 10वीं ऊंची जातियों के द्वारा SC, ST, OBC के लोगों पर लगातार हो रहे हमले और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज उसी मांग को लेकर 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के संबोधित सौंपा गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा लाल बहादुर त्यागी ने, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय देते हुए आज कलेक्ट्रेट के वहाँ मैं लाल बहादुर त्यागी, राष्ट्रीय पिछड़ा अनुसूचित जागृत मोर्चा का जिला प्रभारी। आज मैं इसलिए जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ हम अपने संगठन के साथियों के साथ कि अभी जल्द में 31 अक्टूबर को अनुसूचित जाति महिला प्रधान के पति को अर्जुन प्रसाद कोरी को पेट्रोल छिड़क करके सवर्णों द्वारा उनको जिंदा जला दिया गया। अभी प्रयागराज में 24 अक्टूबर को क्रांति देवी के पति अमरनाथ भारती को एक सवर्ण के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन मजदूरी मांगने पे उसको इतना बुरी तरीके से मंदिर में ले जाके मारा गया कि वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी तरीके से 14 अगस्त को आजमगढ़ में सत्यमेव जयते प्रधान जी की हत्या हो गई, जिसमें कुछ आरोपी कुछ अपराधी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सूर्यांश दुबे नाम का आदमी आज भी खुलेआम घूम रहा है। इसके बारे में हम SP महोदय से मिले थे, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा। SP महोदय ने बोला कि मैं 50,000 इनाम भी घोषणा किया हूँ, जगह जगह पुलिस लगाया हूँ, लेकिन अभी जो है कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। तमाम इस तरीके से आए दिन उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोगों की तरफ बलात्कार, हत्या आए दिन हो रही है इस भाजपा गवर्नमेंट में। हम ये चाहते हैं कि अगर आरोपियों को फांसी नहीं होती है तो हम पूरे बड़े पैमाने पर अपने संगठन की तरफ से
धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम करने का काम करेंगे। यहाँ अधिकारी से मिले हैं तो क्या कहें? अधिकारी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है इसको हम राज्यपाल महोदय को भेजेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन के लोग कि जल्द से जल्द आरोपियों की सामने आए। बीती रात पुलिस लाइन के सामने सड़क पर खुलेआम पुलिस की छवि को खराब करने में लगा हुआ था और जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर मामले से एसपी आजमगढ़ को अवगत करा दिया है। एसपी ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी कार्रवाई में उस वर्दीधारी पुलिस को निलंबित कर दिया है। एसपी ने कहा कि छानबीन के दौरान इस कांस्टेबल का नाम दीपक वर्मा है और ये अनुशासनहीनता के कारण एक बार और निलंबित हो चुका है। इसे अनुशासनहीनता के दृष्टिगत निलंबित किया जाता है। क्या कुछ और कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बीती रात्रि लगभग 10 बजे के लगभग कंट्रोल रूम को एक सूचना प्राप्त हुई थी और मेरे पास भी एक फ़ोन आया था जिसमें एक व्यक्ति जो कि खाकी पैंट पहने हुए था और ऊपर टी शर्ट पहने हुए था, वो पुलिस लाइन के गेट के सामने हंगामा कर रहा था और पब्लिक के लोगों से अभद्रता कर रहा था। इस सूचना पर तत्काल SHO कोतवाली और RI पुलिस लाइन मौके पर पहुंचे। तब तक पब्लिक के आदमी और वो व्यक्ति जा चुका था। इस संबंध में छानबीन की गई तो पता चला कि यह जो हंगामा करने वाला जो व्यक्ति है ये कांस्टेबल दीपक वर्मा है और ये एक अनुशासनहीन कांस्टेबल है। इससे पहले भी कई महीने तक ये निलंबित रह चुका है और इसकी ड्यूटी एक कॉलेज में चल रही थी और वो वहां से आकर यहाँ पर हंगामा कर रहा था। इस संबंध में मेरे द्वारा अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुए कांस्टेबल दीपक वर्मा को निलंबित किया गया है और इसमें अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि इसे कड़ा दंड दिया जा सके। अभी रहे, लेकिन बुधवार को हिंदू परिवारों में महिलाओं के चेहरे पर कुछ अलग ही उत्साह दिखा। मौका था अमर सुहाग की कामना के साथ किया जाने वाला करवा चौथ व्रत का। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और रात में चांद का दीदार और ध्यान के बाद चलनी से पति दर्शन और उसका आशीर्वाद लेकर पारण किया। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा गया। भगवान को भोग लगाने के लिए दोपहर बाद से ही तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो गए। हाथों में सुंदर मेहंदी रचाई गई तो नए नए परिधान धारण करने के बाद सुहागिन महिलाओं ने सिर से पांव तक 16 श्रृंगार किया। शाम होने के बाद पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो गया। तो कहीं घरों में तो कहीं मंदिर में बैठकर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा की और करवा चौथ की कथा का श्रवण किया। उसके बाद चंद्रोदय का इंतजार होने लगा। चंद्रमा के उगते ही महिलाओं ने अर्ध्यान के बाद चलनी से पति दर्शन और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर उनके लंबी उम्र की मन्नतें मांगी। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र व इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण सभी भाइयों की दुलारी थी। विवाह के बाद वह मायके आई और भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। भाइयों ने बहन से भोजन का आग्रह किया तो उसने बताया कि करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चंद्रमा दर्शन व अर्ध्यान के बाद ही भोजन कर सकती है। बहन की हालत देख भाइयों ने पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। फिर बहन को बताया कि चांद निकल आया है। बहन समझ नहीं सकी और भोजन कर लिया। कुछ देर बाद पति के बीमार होने का समाचार मिल गया। व्रत रखने वाली महिलाओं में वंदना, सीमा, प्रिया, राखी, कविता ने कहा कि व्रत सभी सुहागिनों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इस व्रत को हम अपने पति के लिए रखते हैं। बिना कुछ खाए पिए हम पूरे दिन ईश्वर से यही कामना करती हैं कि उनकी उम्र लंबी हो, हमारा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी में बीते। तो वहीं सीमा ने कहा कि भोर में पानी पीने के बाद पूरे दिन बिना कुछ खाए पानी की एक बूंद पिए हमने इस व्रत को पूरा किया। ईश्वर से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की, ऐसे कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। इस मनोकामना के साथ व्रत को पूरा किया। तो ही प्रिया ने कहा कि इस व्रत की तैयारी हर सुहागिन काफ़ी दिन पहले से करती हैं, ताकि व्रत के दौरान पूजन के समय कोई सामान छूट न जाए। मौसम ने इस बार हमारा पूरा साथ दिया। गुलाबी ठंडी के बीच प्यास भी कम लगी और व्रत सकुशल संपन्न हो गया। तो ही राखी ने कहा कि सुहागिनों के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना करती हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता कि इस व्रत में किसी प्रकार की कमी रह जाए, क्योंकि सुहागिनों द्वारा पति की मंगल कामना को लेकर यह व्रत किया जाता है।
और विरोध पर अहम व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि समाज की नैतिकता कोर्ट के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। कोर्ट का दायित्व है कि वह संवैधानिक की नैतिकता और लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक शामली को याचिकाओं को संरक्षण देने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें किसी द्वारा परेशान न किया जाए। न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शामली के तैमूर शाह मोहल्ले की निवासी युवती व विवेक विहार की निवासी महिला की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याचियों का कहना था कि वे बालिग हैं और नौकरी कर रही हैं, साथ ही लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, जिसका परिवार और समाज विरोध कर रहा है। उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस से सुरक्षा नहीं मिल रही है। उनका तर्क था कि विश्व के कई देशों सहित सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर केस में समलैंगिकता को मान्यता दी है, लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्य ठहराया है। न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ सेक्स को जीवन के अधिकार का हिस्सा करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने का हक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार शामिल है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कोर्ट का दायित्व है कि वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। इसके साथ ही कोर्ट ने शामली पुलिस को दोनों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को पंचायत भवन परिसर प्रांगण में ठेकमा एडीओ पंचायत अधिकारी अखिलेश कुमार राय की अध्यक्षता में खुली बैठक कर कार्यवाहक ग्राम प्रधान का चयन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारी गांव के लोग मौजूद रहे। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के बढ़न गांव में पंचायत भवन परिसर में ग्राम विकास अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने खुली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला उच्चाधिकारी के निर्देश पर गाँव में कार्यवाहक ग्राम प्रधान का सर्वसम्मत बनाने के लिए गाँव में खुली बैठक कर चुनाव संपन्न के लिए बैठक कर बनाया जाए, जिससे गाँव के विकास कार्य नहीं रुके। विगत जून माह में ग्राम प्रधान श्रीमती इंदुबाला यादव का आकस्मिक निधन हो गया, जिसमें ग्राम प्रधान पद खाली हो गया। इसके गांव के 13 सदस्यों को पूर्व में सूचना दी गई कि गुरुवार को कार्यवाहक ग्राम प्रधान का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाना है, जिस मौके पर 8 सदस्यों द्वारा कार्यवाहक ग्राम प्रधान धर्मसेन यादव को हस्ताक्षर व हाथ उठाकर समर्थन किया। इसमें ब्लॉक अधिकारियों ने बड़गन कार्यवाहक ग्राम प्रधान धर्मसेन यादव को सर्वसम्मति से नियुक्त किया। पसंद हुंडई बनती जा रही, जिसके लिए कंपनी व स्थानीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज न्यू i20 लॉन्च हुई है, जिसकी बुकिंग के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है। कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने कोटवा स्थित शोरूम शिवा हुंडई पर प्रीमियम हैचबैक ऑल न्यू i20 लॉन्च कर दी है। लॉन्चिंग समारोह के मुख्य अतिथि अजय सिंह, शाखा प्रबंधक SBI आजमगढ़ व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व फीता काट कर किया। कंपनी के जनरल मैनेजर सेल्स अश्विनी उपाध्याय के अनुसार वाहन के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 6,79,000 रुपये से 11,17,000 रुपये के बीच है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत 8,19,000 से 10,59,000 रुपये के बीच है। ये कीमतें 31 दिसंबर 2020 तक ही लागू रहेंगी। इस दौरान टीम लीडर रवि पांडे, चंद्रजीत यादव, कमलेश यादव, सर्विस मैनेजर संजय यादव व शिवा हुंडई की पूरी टीम व ग्राहक गण उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा कंपनी के जनरल मैनेजर सेल्स अश्विनी उपाध्याय ने, आपको सुनवाते हैं। देखिएगा जी, बताएं गाड़ी लॉन्चिंग उसके संबंध में। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। मैं यहाँ हुंडई शिवा हुंडई में जनरल मैनेजर सेल्स के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 7 वर्षों से मेरा कार्यभार रहा है यहाँ पर, और लगभग 5 से 7 गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। तो हर साल लगभग एक गाड़ी आती ही आती है। इस कोरोना काल में भी कंपनी ने एक ध्यान रखते हुए कस्टमर्स के लिए ऑल द न्यू i20 की लॉन्चिंग की है, जिसका अनावरण आज 5 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास शिवा हुंडई चक खरुल्ला बेलैसा के शोरूम में किया गया है। इस मौके पर हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सिंह जी, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैदोपुर ब्रांच से आए हुए थे। उनकी उपस्थिति में और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, दोनों लोगों ने मिल करके इस नई गाड़ी का अनावरण किया। इस मौके पर हमारे सम्मानित ग्राहकगण, प्रेस रिपोर्टर साहब लोग, हमारे जो स्टाफ हैं या हमारे जो कलीग हैं, वो सारे लोग उपस्थित थे यहाँ पर। इस गाड़ी की डिमांड लोगों को बहुत दिनों से थी कि BS6 में i20 में कोई डीजल गाड़ी नहीं थी, इसलिए ये गाड़ी नए i20 1.5 इंजन के साथ डीजल इन्होंने लॉन्च किया है। तो मैं आजमगढ़ जनपद वासियों से मेरे जहाँ तक मेरा प्रचार पहुँच रहा है या जहाँ तक मेरे लोग जानते हैं, मैं अपने सभी सम्मानित ग्राहकों से ये निवेदन करूँगा कि 1.5 का जो नया CRDI इंजन हुंडई में BS6 सीरीज में दिया है, ऑल द न्यू i20 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको लोग प्रमोट करें, इसको लोग एक्सेप्ट करें, ताकि जो है हमारी आने वाली समय, जैसे हमारे लोगों का ये कहना है कि ये गाड़ी 2021 में कार ऑफ द ईयर होने वाली है,
तो ये कार आप दी तभी होगी जिस तरह से हमारी i20 का लोगों ने पहले भी विश्वास से खरीदारी की है, सेम वही चीज़ें जो है इस BS6 i20 के साथ भी करें लोग। क्या खासियत है इसकी? ये खासियत इसमें दो तीन चीज़ों का, जैसे आप सनरूफ जो आप देख रहे होंगे वो सनरूफ किसी गाड़ी में नहीं, किसी कंपनी में नहीं है और हुंडई की इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा जो है ब्लूलिंग टेक्नोलॉजी। ब्लूलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप गाड़ी की हेल्थ चेकअप, गाड़ी का लोकेशन, गाड़ी का इंजन स्टार्ट और ऑफ और AC की कंट्रोलिंग, म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोलिंग, साथ ही साथ जो है दुर्घटना होने पर ये आपके कॉल सेंटर्स पे 4 जगह फ़ोन करती है गाड़ी। जैसे आपका फायर ब्रिगेड हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, हुंडई का कॉल सेंटर हुआ और आपके द्वारा फीड किए गए उसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण नंबर जो 1 बाई 1 करके कोई ना कोई तो उठाएगा ही, जिसको सूचना मिलेगी और लोकेशन के साथ गाड़ी का ट्रैकिंग किया जा सकता है उससे, ताकि आपको सही समय पर सही चीज़ों की मदद मिल सके। कितनी प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस जो है 7,50,000 से लेकर के और ये गाड़ी 11,50 तक जाएगी। मगर पहले जैसी बात नहीं देखी गई। पत्रकारों से बातचीत मेले की देखरेख करने वाले समाजसेवी अजय सिंह ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार सिर्फ 4 दुर्गा पंडालों की स्थापना की गई थी और साथ ही बाहर से आने वाले दुकानदार बहुत ही कम देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। लोगों से मास्क लगाने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी अपील की गई, जिसमें प्रशासन का विशेष सहयोग मिला। कोविड-19 जैसी महामारी हमारे देश में चला जाए, इसके बाद अगली बार से इससे भी भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ कहा इस बाबत समाजसेवी अजय सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? अजय कुमार सिंह। अच्छा सर, आज आपके बाजार में मेला है जी, तो क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या कैसे मेला लगाएंगे? व्यवस्थाएं जो है कोविड-19 को देखते हुए बहुत दूर दूर जो है दुकानें लगाई गई हैं और यहाँ का प्रशासन जो है हम लोगों का बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है और सारे लोग जो है दूरी पर अपना दुकानें लगा के कोविड-19 को देखते हुए और इस मेले को जो है संपन्न कराया जा रहा है। इस मेले में कितने क्षेत्र आते हैं और क्या क्या? इस मेले में करीब जो है 25 से 30 गाँव जो है जुड़े हुए हैं और दूर दूर से लोग भी मेला देखने आते हैं। यहाँ का मेला बहुत मशहूर होता था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए कुछ मेला इस बार हल्का है। तो और क्या व्यवस्था है, जैसे पंडाल, कई पंडाल बने हैं मूर्ति? इस बार तो 4 ही पंडाल बने हैं, इसलिए कोविड-19 को देखते हुए 4 पंडाल केवल बनाए गए हैं। नहीं तो यहाँ 10-12 मूर्तियाँ हर साल लगती थी। अच्छा, इस बार जो है कम कर दिया गया है, साउंड और सारी व्यवस्थाएं कम कर दी गई हैं।